Good afternoon, Umang. Good afternoon, Anjali. Good afternoon, Swati. Good afternoon, Khushi. Good afternoon, Garima. Good afternoon, Manshi. Good afternoon, Manisha. Good afternoon to all. गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे को ना स्टेटमेंट कंफ्यूजन का अब तक पीडीएफ नहीं मिला, तो आप दोबारा मैम से कह के ना प्रोवाइड करवा देना ग्रुप ठीक पे। है जरा अच्छा। तो भाई क्या हाल है भाई, सेकंड फेब वाले बैच वाले स्टूडेंट्स के? सोनाक्षी, हिमांशी, शीनू, प्रतिभा, मुझे जो नाम याद आ रहे हैं ऐसे आप सब लोग सेकंड फेब वाले हो ना? देव, अंजलि, कैसे हो भाई? आई एम गुड। प्रतिभा, क्लासेस कैसे चल रहे हैं आप लोगों के? हिमांशी आपकी वजह से। सोनाक्षी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, सैटरडे वाली क्लास में आपकी ले रहा हूँ ना, और डाउट क्लासेस भी मैं लूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं दिया, ठीक है? आप तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शन को, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना था डाटा सफिशिएंसी, ठीक है? तो डाटा सफिशिएंसी के लिए जैसे कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, डाटा सफिशिएंसी के लिए पहले मैं बता दूं, डाटा सफिशिएंसी एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हो और आप रीजनिंग में भी पढ़ते हो, ठीक है? तो डाटा सफिशिएंसी में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता। गुड आफ्टरनून संदीप, गुड आफ्टरनून श्रेयांश। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े होते हैं प्रीवियसली, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, इवन कभी कभी सिलॉक्स का आज तक तो पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सारा कॉन्सेप्ट वही होगा जो आप सारे टॉपिक्स में इंडिविजुअली पढ़ चुके हो। वहां पर करना क्या है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर होने चाहिए डाटा सफिशिएंसी के होने से पहले, और यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनका वो टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोर्स ऑफ एक्शन किया था, तो आप में से जितने लोगों ने वो क्लास लाइव नहीं करी थी, मेक श्योर कि आप लोग रिकॉर्डेड सेशन देख चुके हो। रिकॉर्डेड सेशन सब लोगों ने देख लिया था जो लोग लाइव क्लास में नहीं थे लास्ट सैटरडे को? बताओ सर ये जो टाइम टेबल में तो ये लिखा था कि भाई आज ही स्टार्ट होएगा, तो मैंने सोचा पीछे वाला नहीं देखना, पीछे वाला दूसरा टॉपिक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। तब पिछली क्लास में आप थे कहाँ पे, आए क्यों नहीं थे? सर पिछली क्लास में मेरा पेपर था एक। तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन नहीं देख पाए? नहीं। बहुत अच्छी बात, तालियां बजाऊं आपके लिए। अब जाना, आज इसको समझ में आ जाए जितना उतना समझ लेना, और बाद में जाके दोनों सेशन को फिर से देख लेना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून के चलो, ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था। ये वाला क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। The car dealer found that there was a tremendous response for the new XYZ cars, booking with long queues of people complaining about the duration of business hours and arrangements. तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। अभी हम लोग आगे चले जाएंगे इससे। हाँ उमंग, हो गया था ये, वही बोल रहा हूँ। चलो ये देखो क्वेश्चन,
मीनिंग क्या है स्टेटमेंट का, और फिर कोई भी एक जना मुझे एक्सप्लेन करेगा कि मीनिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट 24 मार्च वाला तो नहीं है बेटा, कोई भी स्टूडेंट 24 मार्च का तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है उमंग, पहले इसका मीनिंग बताओ जरा स्टेटमेंट का। सर कि इम्पोर्टेड फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी जब ज़्यादा हो गई तो उसकी डिमांड कम हो गई। मतलब कई बार ऐसे होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए वो लेना ही बंद कर दिया उन्होंने, कि एक बार ज़्यादा पॉपुलैरिटी के बाद वो एकदम से उन्होंने लेना ही बंद कर दिया। लेकिन जो भी उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शंस बताया वो मुझे रिलेटेबल से ही नहीं लग रहे। ये कोई देखो सोल्यूशन होगी इस चीज की? स्टेटमेंट क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ इंपोर्टेड फ्रूट्स हैज इंक्रीज्ड इन द इंडिजिनियस मार्केट। ठीक है, मतलब कि सही बोला आपने, ऐसे कि जो बाहर से फ्रूट्स दूसरी कंट्री से कहीं और से आ रहे हैं, अगर मैं स्टेट की भी बात करूंगा तो किसी दूसरी स्टेट से बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट्स हैज बीन डिक्रीज। इंडिजिनस फ्रूट्स या इंडिजिनस कोई भी चीज तब कहलाती है वो जब वहां की लोकलिटी की होती है, मतलब वहां पे लोकल में वो ग्रो होती है, वहां पर वो होती है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, उनकी उन फ्रूट्स के होने की वजह से जो डिमांड है इंडिजिनस फ्रूट्स की वो कम हो गई है। से पहला कह रहा है, टू हेल्प द इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स द गवर्नमेंट शुड इंपोज हाई इंपोर्ट ड्यूटी ऑन दीज फ्रूट्स इवन इफ these are not of good quality। क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? मगर इसका मतलब ये है कि अगर एक चीज अच्छा नहीं कर रही है तो इसका मतलब दूसरी चीज को गिरा दो नीचे, नहीं ना। तो जो पहला वाला है वो आपका क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, द फ्रूट वेंडर्स शुड स्टॉप सेलिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स सो दैट द डिमांड फॉर इंडिजिनस फ्रूट वुड बी इंक्रीज। ये चीज बताओ, अगर कोई चीज मुझे पसंद नहीं है और जो चीज मुझे पसंद है, जो चीज पसंद है मुझे, अगर वो मार्केट में आना बंद हो जाएगी तो जो चीज मुझे पसंद नहीं है क्या मैं वो खरीदना शुरू कर दूंगा? ऑब्वियस ही बात है कि जिस चीज की डिमांड मार्केट में कम हो रही है, उसकी वैल्यू अगर कम होती जा रही है, तो कैसे उस चीज को वापस से कॉम्पिटिटिव बनाया जाए मार्केट के अंदर, वो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे सही होता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यहाँ पर जो लोग दो बोले थे सोनाक्षी, यहाँ पर सेकंड भी नहीं होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि वो गलत तरीका है, वहां पर रॉन्ग वे है, करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। समझ आया यहाँ पर? तो आपका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट टू फॉलो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इसे पढ़ो, इसे पहले सब लोग आराम से। ठीक है, दीप्ति देखेंगे, इसको चेक करेंगे। ओके उमंग, यू हैव टू बी श्योर, क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, ओके अनिमेश। The people who share the border of X and Y are, let's take an example of India and Pakistan, are generally involved in fights regarding the distribution of water, usage of national highways, and many more. The problem occurs when these fights hamper the other citizens as well. Okay. Due to this conflict, many times they block the highways or destroy the national property. पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द लोकल पुलिस स्टेशन शुड इमीडिएटली डिप्लॉय पुलिसमैन राउंड द क्लॉक इन द बॉर्डर ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, द पुलिस नीड्स टू आइडेंटिफाई द पीपल इन्वॉल्व्ड इन सच फाइटिंग एक्टिविटीज एंड पुट देम बिहाइंड बार्स। इसमें गलत कैसे होगा खुशी? ये पॉइंट में गलत क्या है कि अगर जैसे कि आपको पता है कि जो लोग दंगों को भड़काते हैं उन लोगों को पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है, नहीं कर लेती है? कर लेती है, नहीं कर लेती है? हाँ, तो गिरफ्तार करके पुलिस क्या करेगी, अपने घर पे तो रखेगी नहीं खुशी उनको,
गिरफ्तार करने के बाद क्या करेगी? ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि जो आदमी गिरफ्तार होता है उसका घर कौन सा हो जाता है? जेल हो जाता है, तो उसको बार के पीछे पुट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड भी आपका सही है। उसके बाद ऑल दैट, अब मजदूरी करवाते लेकिन वो भी तो ब्लॉक बंद ही रहता है एक तरीके से पूरा। ऑल द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज शुड बी स्टॉप बिटवीन द टू स्टेट्स। मतलब क्या है कि अगर देश में आग लग रही है, मतलब दंगे भड़का दिए गए हैं, तो सब लोग अपने घर के अंदर बैठ जाओ, तो क्या उससे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा? क्या उससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा? नहीं निकलेगा। तो थर्ड वाला क्या है? इट्स नॉट द करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका आंसर क्या होगा? हम फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। कुछ कह रहे हो रमेश? हाँ सर, जैसे जो हमारे पास थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, उसमें अगर वो टेम्परेरीली बात करता कि हम टेम्परेरी मतलब कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, तो हम क्या उसको बोल सकते थे? वो पता है उसका कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, वो उसका इफेक्ट होगा, उसका इम्पैक्ट होगा। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है कि आप सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप उस तरीके से सिचुएशन को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, उस तरीके से आप कहीं ना कहीं चीजों को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो। भले टेम्पररी वर्ड यूज कर रहे हो आप, लेकिन आप टाल तो रहे हो। वो एक इफेक्ट होता है उसका, इसका एक इम्पैक्ट होता है, बट वो कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। अच्छा, अच्छा, पता नहीं, पर मुझे लग रहा है जैसे, क्योंकि अभी मतलब सिनेरियो ऐसा होता है कि अभी मतलब करंट टाइम में ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके लिए हमें मतलब लोगों की सेफ्टी के लिए ये सब तो वो एक तरीके से प्रिकॉशन हो जाता ना। देखो, कोर्स ऑफ एक्शन वर्ड का मतलब क्या है कि सिचुएशन पे कैसे इंप्रूव करना है कोई, तो वो तो एक प्रिकॉशन हो गया ना, कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ना हुआ। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं सुधारूं कैसे, इससे सुधार नहीं रहा ना। वो एक तरीके से सुझाव दे दिया कि भैया घर पे बैठ जाओ, ओके वो सर। परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ। तो ठीक है, क्लियर है रमेश? मतलब हम इसमें वही चीज सेलेक्ट करेंगे कि जो एक तरह से कुछ परमानेंट सॉल्यूशन देती हो। बिल्कुल, जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। ओके। बोलिए खुशी। सर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, इसमें लाइक फाइटिंग एक्टिविटीज में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन लोगों को एक बार वार्न भी तो किया जा सकता है, लाइक एकदम इनको जेल में थोड़ी डाला जाएगा, इसलिए मेरे को बट लगा। यहाँ पर ना, अगर आप जैसे बोल रहे हो, तो यहाँ पर क्या लिखा था? पीपल हु शेयर द बॉर्डर, ऐसा है जनरली इन्वॉल्व। जनरली ना, मतलब ये चीज पहली बार तो नहीं हो रही है, जनरली होती रहती है। मेरे को जनरली पे मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। वो एक एक वर्ड को देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वार्निंग एक बार दी जाती है, बट जनरली का मतलब क्या होता है? ये लोग लड़ते रहते हैं, आज नहीं तो कल नहीं तो फिर एक हफ्ते में लड़ते रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से जनरली का मतलब क्या होता है? होती रहती चीज। हिमांशी, आइडिया लग रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर टॉपिक के अंदर? यस लग रहा है। सर नन फॉलोज। प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोगों की? मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो? हाँ सर, सीजीएल की तैयारी चल रही है बस अब। ठीक है, फोकस करो उसमें, तो मैथ्स पे, जीएस पे, दोनों चीजों पे। और अपनी बुक कैप पे रट्टा मारो भाई, जितना मार सकते हो। लेकिन एसबीआई क्लर्क भी आपका मई जून में ही आ जाएगा, विद इन 2 महीने उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और एसबीआई क्लर्क प्री में सब कुछ हो भी जाएगा सितंबर तक। वो बैंकिंग के एग्जाम एकदम से आते हैं। एसबीआई क्लर्क में लैंग्वेज टेस्ट होती है, नहीं लैंग्वेज टेस्ट नहीं होती उसमें। सर सेटिंग अरेंजमेंट भी पार्ट नहीं है ना शायद उसका, सीजीएल का सीजीएल का? हाँ। ना सिटिंग अरेंजमेंट, ना पजल, ना मशीन इनपुट आउटपुट, और ना ही आपका कोडिंग डिकोडिंग का वो जो लास्ट में कराया था वो सब भी कुछ नहीं आएगा। लैंग्वेज टेस्ट से मेरा मतलब लग रहा है संदीप ये कह रहा है जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है उसकी बात कर रहा है। हाँ, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात कर रहा है, वो सब नहीं होता वहां पर।
चलो, Ramesh finds a rare species of raccoon dwelling in his basement. The raccoon is an endangered species and has become nearly extinct. What should Ramesh do? Hide raccoon and take care of it, capture it and perform science experiments on it. तो सेकंड तो गलत है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पहला वाला बताओ। गलत है सर। सेकंड तो गलत है ना सोनाक्षी। हिमांशी एक चीज बताओ, अगर कोई रेयर स्पीसीज है, मतलब वो रेयर स्पीसीज ऐसी है कि जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है, आप उसको अपने पास रखकर क्या उसके लिए एक क्या बोलते हैं, क्या उसके लिए उसको जस्टिफाई कर पाओगे? किसी भी रेयर स्पीसीज को आप अपने पास रखकर उसका ख्याल रख पाओगे? आप तो जानते भी नहीं हो, स्पीसीज को स्टडी भी नहीं करी आपने कि वो कैसा रहता है, क्या खाता है, कुछ करता है। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते। मतलब उसको हम संभाल के रखेंगे, क्योंकि अगर हमने जंगल में रख दिया तो और जो जानवर है उसे खा जाएंगे। तो जंगल में क्यों देंगे? हम उनको देंगे जो इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो सब इन सब चीजों का जो ख्याल रखते हैं, आप उनको दोगे ना। आप क्या राइट पर्सन हो उसका ख्याल रखने के लिए? आपको तो पता ही नहीं है उसकी प्रजाति क्या है, कहाँ से आया है, क्या खाता है, किन की संख्या है, उसको पता आपको उसके बारे में कुछ? ठीक है, तो वहां पर आप सोच सकते हो कि ये सही है, मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है, मतलब वो हो जाएगा इमोशनल। लेकिन आप यू आर नॉट द राइट पर्सन, आप रख ही नहीं पाओगे उसका ख्याल, क्योंकि आपको उसकी प्रजाति के बारे में ही नहीं पता है, वो इंडेंजर्ड है, रेयर है, ठीक है, खत्म होने वाला है। तो ऐसी चीज को संभाल के कौन रख सकता है? जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले लोग होते हैं। बहुत बढ़िया। और अगर रैकन ह्यूमन खा गया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। हो सकता है ना, मतलब डायनासोर होगा ना वो, डायनासोर प्रजाति का। उमंग एक्सटिंक्ट हो जाएगी फिर, और क्या। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगेगा। अच्छा, साइंटिस्ट हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है, क्वेश्चंस। समझ आया सब लोगों को? Sir, both follows. The minister said that the teachers are not familiarized with the need, importance, and meaning of population education in the higher education system. They are not even clearly aware about the role and responsibility in the population education program. Population education program should be included in the college curriculum. एक चीज बताओ मुझे, जो लोग बोथ फॉलो बोल रहे हैं, कॉलेज करिकुलम में प्रॉब्लम यहाँ पर क्या चीज है? प्रॉब्लम यहाँ पर आपने समझी नहीं। टीचर्स को ही उसका क्लियर कट आइडिया नहीं है उसके बारे में, उस स्कीम के बारे में। तो अगर आप उसे कॉलेज करिकुलम में कर भी दोगे तो पढ़ाने कौन आने वाला है? टीचर ही आने वाले हैं। तो टीचर्स ही अगर उसके लिए अवेयर नहीं है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं हुआ ना। ये तो मतलब एक मतलब बोलूंगा ये कुछ अलग ही लेवल में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सेकंड क्या है? ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड फॉर टीचर्स ऑन पॉपुलेशन एजुकेशन। बिल्कुल सही है। जब उनको ही क्लियर आइडिया नहीं है तो उनके लिए तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है, पहले टीचर्स को ट्रेन करो, फिर उसके बाद वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड। पहला क्या है?
एब्सोल्युटली गलत। क्लियर हुआ सब लोगों को? सर ये पॉपुलेशन एजुकेशन लिखा हुआ है तो सीधा एजुकेशन भी तो लिख सकते थे। कहाँ पे लिखना है बताओ? ये देखो जैसे पॉपुलेशन एजुकेशन लिखा हुआ है हटा दूं यहाँ से? तो बात तो एक ही है ना कि पॉपुलेशन एजुकेशन और एजुकेशन एक ही तो बात है। क्यों? एजुकेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन में क्या फर्क नहीं है? वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, जनसंख्या के ऊपर ज्ञान, और ज्ञान अलग अलग चीज नहीं है। अगर आप ज्ञान की बात कर रहे हो तो एक तरीके से जनरल ज्ञान हो गया, सामान्य बात हो गई। लेकिन पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर विषय में ज्ञान। क्लियर हुआ सब लोगों को ये टॉपिक? इसमें करना क्या होगा आप लोगों को? हाँ बिल्कुल कोमल, सॉल्यूशन देना बेटा। मतलब आपका ये क्वेश्चन कोमल पता है, इट वाज जस्ट लाइक कि रामायण खत्म हो गई और आप पूछ रहे हो राम कौन थे। कोई बात नहीं, दोनों लेक्चर, हाँ आप दोनों लेक्चर देख लेना, इससे प्रीवियस वाला भी और ये वाला लेक्चर देख लेना, आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कोई डाउट्स है जो आप डिस्कस करना चाहते हो? आप लोगों के कोई डाउट्स है जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हो रिगार्डिंग एनीथिंग? सर वो जो मैंने आपको भेजे थे ना वो करा दो एक बार। हाँ बहन, तुम्हारे डाउट ले लेंगे, परेशान मत हो। और किसी के कोई डाउट्स हैं? कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके, डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन है तो एक काम करना, दर्शन डिसीजन मेकिंग के जो भी क्वेश्चन हो ना, आप अभी क्लास के बाद रोमा मैम को भेज देना, मैं उनको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है? चलो, तो यहाँ पर कुछ डाउट्स है वो हिमांशी के, वो हम ले लेते हैं। बाकी लोगों के कोई डाउट हो तो वो भी हम ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी। खुशी भेज देना, भेज देना, भेज देना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, रीजनिंग में कोई भी डाउट हो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का, आप लोग जब डाउट इकट्ठे करके भेज दोगे मैं ले लूंगा। ठीक है, लेकिन एक चीज करना, यहाँ पर जितने भी लोगों को डाउट है, जितने भी लोगों के डाउट है वो सारे डाउट रोमा मैम को पर्सनली सब लोग भेज दो। ठीक है, वो मैं ले लूंगा, मंडे ट्यूजडे कभी भी ले लूंगा। ठीक है सर, हमने जो ब्लड रिलेशन में वो वाले क्वेश्चन थे ना, कोडेड वाले, तो उसमें हम जो जनरेशन गैप वाले मेथड से करते थे, वो वाला मेथड आप एक बार एक्सप्लेन कर देना। वो वाला अभी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी? ओके सर। ठीक है, चलो डाउट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट में एक्चुअली क्या नया टॉपिक डाटा सफिशिएंसी है, अगर सफिशिएंट टाइम होगा तो आज स्टार्ट करेंगे, नहीं तो उसको अगले सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सब लोग लेकिन रहना क्लास के अंदर, जिससे कि कुछ मिस नहीं हो जाए आपका। ठीक है, आपको इसका डाउट था ना हिमांशी, ऑर्डर रैंकिंग का? हाँ ये ऑर्डर रैंकिंग का, ये वाला डाउट था? हाँ यही वाला। ठीक है, 7 students PQRST UR takes a series of tests, no 2 students get similar marks. V always scores more than P. V का स्कोर P से हमेशा ज्यादा आता है। P always scores more than Q. तो ये सीक्वेंस हमेशा रहेगा, मतलब V का स्कोर P से ज्यादा, P का स्कोर Q से ज्यादा। Each time either R scores highest and T gets the least. मतलब अगर क्लास में R टॉपर है तो T लास्ट आता है, और अल्टरनेटिवली S scores the highest and U और Q scores the least. अगर S क्लास में टॉपर है तो U या Q में से कोई क्लास में लास्ट आता है। आया समझ में हिमांशी? ठीक, क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं।
इफ V is ranked 5th, which of the following must be true? मतलब अगर 7 लोगों में V की जो रैंक है वो 5th आती है, मतलब सर, यहाँ पे हाँ, ये तो मुझे आता है। 28 डाउट था मेरा, 28 क्वेश्चन। इफ R gets the most, मतलब R अगर क्लास का टॉपर है, V should not be ranked lower than, मतलब वो कह रहा है कि अगर R क्लास में टॉप करता है तो जो V की रैंक है वो कौन सी पोजीशन से नीचे नहीं हो सकती। समझ आया? अगर R क्लास का टॉपर है इसका मतलब T क्लास में लास्ट आएगा। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि V का स्कोर हमेशा P से ज्यादा था और P का स्कोर हमेशा Q से ज्यादा था। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर आप V को यहाँ पे प्लेस करोगे तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे? नहीं। V को यहाँ प्लेस नहीं करते। अगर आप V को यहाँ प्लेस करोगे तो क्या फिर से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे? नहीं। नहीं। क्या आप V को यहाँ पे प्लेस करोगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाओगे? हैं? हाँ। कर पाओगे ना। तो इसका मतलब क्या है, V को यहाँ भी रखोगे तो भी कर लोगे, V को यहाँ भी रखोगे तो भी कर लोगे। तो वो ये कह रहा है कि V की रैंक किस पोजीशन से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो V की रैंक 4th से नीचे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5th हो गई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और अगर 6th हो गई तो भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। इसका मतलब 4th से नीचे नहीं होनी चाहिए। आया समझ में? 4th से नीचे नहीं होनी चाहिए और 5th से नीचे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5th से नीचे करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 5th से नीचे नहीं, 5th भी कर दोगे तो भी नहीं होगी। हाँ, तो मतलब हम 4th से नीचे भी नहीं कर सकते और 5th से नीचे भी नहीं कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, 4th पे कर सकते हो या 4th से नीचे नहीं कर सकते, लेकिन 5th पे भी नहीं कर सकते। तो 5th के नीचे क्यों जा रहे हो? आपका आंसर एक बार बताओ, अगर आप 5वें स्थान पे नहीं बैठ सकते और 4थे स्थान पे बैठ सकते हो तो आपका आंसर क्या होगा? 4थे से नीचे नहीं बैठ सकता है, 5वें से नीचे नहीं बैठ सकता। जब मैं इस पोजीशन पे बैठ ही नहीं सकता तो मैं ये बोलूंगा 5वें से नीचे। जब मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ तो ये तो बोलूंगा 4थे से नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd, 4th इससे नीचे मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। ठीक है। आया समझ में? क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर, हो गया। अगला, अगला डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में है। इसमें नहीं है ना कोई? नहीं, वर्कशीट में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की। कौन सा क्वेश्चन है? 4th। I am standing at the center of circular field. I go down south, मतलब यहाँ पर भी अगर ऐसे बना लूं तो साउथ होगा ये वाला, मतलब मैं यहाँ पर आ गया। टू द एज ऑफ द फील्ड मतलब सरकमफ्रेंस पे। एंड देन टर्निंग लेफ्ट, टर्निंग लेफ्ट का मतलब यहाँ से क्या होगा? साउथ की तरफ जा रहा हूँ तो इस तरफ जाऊंगा। आई वॉक अलोंग द बाउंड्री ऑफ द फील्ड इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। देखो एक बार वापस से सुनो। आई एम स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड, आई गो डाउन साउथ टू द एज ऑफ द फील्ड। ठीक है, एंड देन टर्निंग लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट का मतलब क्या होगा? इस तरफ होगा आपका, इस तरफ, क्योंकि ये तो आपका अगर नॉर्थ फेस करते तब लेफ्ट होता। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? इस तरफ जाओगे, कितना जाना है? इक्वल टू 3/8 ऑफ इट्स लेंथ, 3/8 ऑफ इट्स लेंथ। अब एक बार बताओ, अगर आप इसे इस तरीके से बांटोगे 8 पार्ट में तो 3/8 मतलब इसमें 8 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे लेफ्ट की तरफ कितना मूव करना है? 3/8 मतलब 3 क्वाड्रेंट मूव कर जाऊंगा। 1 2 3, यहां पर आ जाऊंगा, नहीं आ जाऊंगा? ठीक, उसके बाद क्या लिखा है? देन आई टर्न वेस्ट। अभी मैं यहाँ पर फेस कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तो यहाँ से वेस्ट का मतलब क्या? मैं इस तरफ देखने लगूंगा, क्योंकि ये मेरा वेस्ट होता है, ये मेरा ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। मैं वेस्ट की तरफ देखने लगा। Then I turn west and go right across to the opposite point on the boundary. यहां से अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? सर एक बार ये
Then I turned west, ये वाला नहीं समझा। अरे टर्न वेस्ट मतलब अभी आप नीचे से आ रहे थे ना, होते हुए तो आपका मुंह ऊपर की तरफ था, इस तरफ था, तो अब यहाँ से टर्न वेस्ट का मतलब हो गया सिर्फ अपने मुंह को तो चेंज करना है, अपने फेस को चेंज करना है बस। अब आप इस तरफ देख रहे हो कि ये वेस्ट है ना आपका। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देन आई टर्न वेस्ट एंड गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री, देन इन व्हिच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप मुझे बताओ यहाँ से अपोजिट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा? ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं होगा, ये होगा अपोजिट पॉइंट। सिटिंग अरेंजमेंट करा था आपने, अभी तो अपनी याद करा नहीं है। ये होते हैं अपोजिट पॉइंट एक दूसरे के, ये इसके अपोजिट होता है, 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 तो अपोजिट पॉइंट होगा ये वाला। तो वेस्ट की तरफ मूव करा है, तो मतलब ये इस तरफ मूव करा है, तो फिर उसके अपोजिट तो सामने वाला ही होएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर मूव करने से मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो खड़े, तो आप उसी पोजीशन पे हो ना। आप देखो खड़े, देखो एक बात बताओ मुझे, आप इस पोजीशन पर खड़े हो, ठीक है, अब इस पोजीशन पे यहाँ पे देखने लगो, यहाँ पे देखने लगो, यहाँ पे देखने लगो, यहाँ पर क्या लिखा है, देन आई गो राइट अक्रॉस टू द अपोजिट पॉइंट ऑन द बाउंड्री। बाउंड्री का इस पॉइंट से अपोजिट कौन सा होगा, यही तो होगा, ये तो इसका स्ट्रेट पॉइंट हो जाएगा ना। आप खुद देखो, ये स्ट्रेट पॉइंट नहीं हुआ, इसका अपोजिट तो ये होगा ना। मतलब अगर देन आई टर्न वेस्ट भी ना लिखा होता तब भी हम इस लाइन से यही मतलब निकालते। हाँ, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तब भी इस लाइन से आप यही मतलब निकालते। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, तो इसके डायरेक्शन में कहा आप साउथ वेस्ट हुए। समझ आया? ये एक बार नीचे वाली लाइन बताना। कौन सी वाली? अभी यहाँ पर है, यहाँ क्या लिखा है, इन विच डायरेक्शन आई एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पर खड़े हो ना अभी आप, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला था, तो इसके डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन है, ये साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। बस यही है दो, और कोई डाउट? नहीं अभी नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों को जो भी डाउट होंगे, अनिमेश में आपका डाउट ले लूंगा, ठीक है, वरना मुझे भी अभी वर्कशीट ओपन करनी पड़ेगी, इसलिए अभी वो है नहीं मेरे पास। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग डाटा सफिशिएंसी के साथ। क्लास में ले लेना सारा 5 मिनट, कभी बाद में या पहले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीक हमारी 4 क्लासेस है ना, तो हमारा बेसिक मैथ्स टू मैथ्स 3 क्लासेस में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद चौथी क्लास डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है सर, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी हमारी क्लास में मैडम ही कराएगी, रीना मैडम। जी जी सर आपने कहा था मैं कराऊंगा। आप बोल देना रूमा मैडम से, मैं करा दूंगा बस। डीपी टॉपिक आप करवा दो। डीपी क्या होता है? अच्छा, 2 टॉपिक हम चलो सिटिंग एंड पजल। ठीक है संदीप, देखो डाटा सफिशिएंसी क्या चीज है, ध्यान से सुनना बात को। इससे नाम से आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि अगर मुझसे सवाल पूछा जा रहा है हु इज ए कौन है, ये सवाल है, मुझे यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इस बात का जवाब कि ए कौन है, ये कौन से स्टेटमेंट से मिल रहा है। क्या केवल स्टेटमेंट 1 से मिल पा रहा है? क्या केवल स्टेटमेंट 2 से मिल पा रहा है? क्या केवल स्टेटमेंट 3 से मिल पा रहा है? क्या स्टेटमेंट 1 और 2 से कंबाइन होकर मिल पा रहा है? क्या स्टेटमेंट 2 या 3 से कंबाइन होकर मिल पा रहा है? या स्टेटमेंट 1 या 3 से कंबाइन होकर मिल पा रहा है? या तीनों के तीनों स्टेटमेंट से मिल रहा है? आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? बोलो। सब पढ़ चुके हो आप लोग, इसमें कुछ भी नया नहीं होता। आप मैथ्स में भी करोगे इसे, तो मैथ्स में भी कुछ नया नहीं होगा। वहां पर आपने अगर पढ़ रखा है, आपने टाइम एंड वर्क अगर आपने पढ़ रखा है,
ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन दे देगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन देते हैं अर्थमेटिक का, फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ए कितने दिनों में इस काम को करेगा, तो ए कितने दिनों में इस काम को करेगा, उसके बाद दो स्टेटमेंट दे देगा, क्या ए कितने दिन में उस काम को कर रहा है, कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से उसका आप आंसर निकाल पा रहे हो, यही होता है आपका डाटा सफिशिएंसी। मतलब कौन सा पर्टिकुलर स्टेटमेंट या कौन से पर्टिकुलर पेयर ऑफ स्टेटमेंट आपके आंसर के लिए, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए सफिशिएंट है, दिस इज कॉल्ड डाटा सफिशिएंसी। फिर मिनिमम रिक्वायरमेंट देखते हैं ना इसमें, मिनिमम रिक्वायरमेंट देखनी, अगर आपका पहले 2 से आंसर आ रहा है और आपके पहले 3 से आंसर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, डाटा सफिशिएंसी, सफिशिएंट डाटा देखना है, ज्यादा नहीं जाना, जिससे काम हो जाए उतने काम में आंसर निकालना है। पहले 2 से आंसर आ रहा है तो वो आंसर होगा, और अगर 1 2 3 से आ रहा है तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपका काम जब पहले 2 से ही हो रहा है तो तीसरा आप क्यों लोगे फिर। यस सर। श्रेयांश एक बार बताओ मुझे, थोड़ा सा अनम्यूट करके डाउट क्या है तो मैं बता पाऊंगा। अनम्यूट कर लो भाई, कहां तक लिखोगे, लिखने की प्रतिक्रिया बहुत टाइम टेकिंग होती है। बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाटा सफिशिएंसी नया फ्रेश टॉपिक है, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे श्रेयांश को कुछ पॉइंट समझना है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं इस फेवर में था कि इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में फ्रेश स्टार्ट किया जाए। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन बता, एक बार श्रेयांश ये बताओ मुझे, डाउट क्या है एक बार आपका, एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाया। श्रेयांश कह रहा है सर मुझे ना एक पॉसिबिलिटी वाला केस समझना था सिलोजिज्म में, देख लेना आप कब बता सकते, मतलब पॉसिबिलिटी वाला केस कैसे। माइक ऑन कर लो तो सबका टाइम बच जाएगा। देखो पॉसिबिलिटी की केस की बात करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे, देखो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, ओनली फ्यू ए इज बी, नहीं ऐसे नहीं, सम ए इज बी, सम बी इज सी, नो सी इज ए, ऑल सी इज डी, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका वेन डायग्राम बनाओ, फिर बात करेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में। यही बनेगा इसका वेन डायग्राम, बना ली सब लोगों ने, बना लिए सब लोगों ने, Yes, sir. कोई कहीं नहीं जाएगा, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिलेबस कराने की जिम्मेदारी मेरी है, एक एक चीज कवर होगी, उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक। श्रेयांश अब ध्यान देना, ठीक है, मैं जिन लोगों का नाम लूंगा, मैं जिन लोगों का नाम लूंगा वो अनम्यूट करके मुझे कोई भी एक कंक्लूजन बोलेगा, वो ट्रू डेफिनेटली ट्रू जो भी हो वो बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनिकेत, अनिकेत बताओ। ठीक है, अभिषेक भट्टाचार्य आप बताओ। टाइप कर देते इतनी देर में, चलो देखो,
ठीक है, अब रुक जाओ सब लोग, कोई अभी भेजना मत, पहले इन चारों के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद मैं आपके देखूंगा। चलो बात करते हैं श्रेयांश। श्रेयांश बताओ पहला वाला सही है या गलत है, सिर्फ आंसर करेंगे सब लोग, सिर्फ अभी आंसर पर फोकस करेंगे, बाद में आप लोगों के मैं देख लूंगा ये। मैं 4 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं पहले की बात कर रहा हूँ। हिमांशी आंसर करो आप भी। अच्छा पहला तो ट्रू है। ओके, सोनाक्षी, अंजलि और मनीषा में से अनम्यूट कौन कर सकता है अपने आप को? जो लोग फॉल्स बोल रहे हैं वो ध्यान दे लो, ये ट्रू है आपका। ठीक, सेकंड वाला बताओ, समझ आया मनीषा, सोनाक्षी और अंजलि? सेकंड वाला भी ट्रू है। देखो यहाँ पर ये वाला भी आपका ट्रू है, सब कुछ हो चुका है। संदीप एक्सप्लेन, देखो ओनली अ फ्यू बी इज ए, ये पर्टिकुलर कंक्लूजन आपका तब करेक्ट होगा जब इसके अंदर दो कंडीशन डेफिनेट होंगी। कौन सी? सम बी इज ए और सम बी इज नॉट ए, तब जाकर ये करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सम बी इज ए सही है यहाँ पे संदीप, सम बी इज ए सही है यहाँ पे? ठीक है, क्या सम बी इज नॉट ए सही है यहाँ पे? संदीप, अंजलि आंसर करो तब मुझे समझ में आएगा। यस ठीक है, यस सर, वो थोड़ा सा पार्ट में नहीं देखा था एक्चुअली, उसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, ट्रू है ये। सम बी इज नॉट ए कौन सा वाला पार्ट? जो पार्ट बी का सी में गया है, ठीक में गया है, यस क्योंकि सी और ए एनिमी है, इसलिए ये सही है। और सेम रीजन की वजह से ये वाला भी ट्रू है। ठीक है, तो पहले दोनों क्या है आपके? करेक्ट है। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड की, बताओ मुझे थर्ड सही है या नहीं है? थर्ड भी ट्रू है आपका, क्योंकि ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो बिल्कुल हो सकती है। फोर्थ वाला? फोर्थ फॉल्स सर। श्रेयांश ध्यान से देखना यहाँ पर, प्यू बी इज नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। देखो कुछ बी ए नहीं है, क्या ऐसी संभावना है? तो यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि कुछ बी ए नहीं है। कौन सी नहीं है? जो पार्ट बी का सी के अंदर जा रहा है वो कभी ए नहीं होगा, तो ये चीज तो डेफिनेट है। तो जब कोई चीज डेफिनेट होती है तब वो पॉसिबल नहीं होती। समझ आया श्रेयांश? ठीक है, और कुछ पॉइंट्स आप लोगों की तरफ से आए थे वो भी देख लेता हूं। खुशी का आया था ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो गलत होगा खुशी। ऑल सी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और सी एनिमी है, तो आपका पॉइंट गलत है। दीप्ति ने भैया था नो डी इज ए, नो डी इज ए, दीप्ति गलत होगा, क्योंकि डी और ए में अगर आप नो बोलोगे कि पूरा का पूरा डी ए नहीं है, तो वो गलत होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये बोलता हूँ सम डी इज नॉट ए बोलता हूँ, अगर मैं ये चीज बोलता हूं कि सम डी इज नॉट ए, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि डी के अंदर सी का पार्ट लाई कर रहा है और सी और ए एनिमी है, तो डी के अंदर जो सी का पार्ट लाई कर रहा है वो सम पार्ट होगा। लेकिन नो कहना गलत होगा। नो का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा डी ए नहीं है, नहीं, पूरा का पूरा डी ए से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, ऑल बी इज डी, ऑल बी इज डी बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सही है, ये डिस्कस किया था आपने गरिमा। सोनाक्षी कह रही है सम डी इज सी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल सी इज डी है, सम डी इज सी करेक्ट होगा। ऑल बी आर डी, ऑल बी आर डी गलत होगा संदीप। ठीक है, ओके। अनिमेश कह रहा है ऑल डी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये फॉल्स होगा अनिमेश, क्योंकि सारा का सारा डी आपका ए नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर सी लाई कर रहा है। तो अगर आप सारे के सारे डी को ए के अंदर ले जाओगे तो सी भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, और उस रीजन की वजह से क्या होगा, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। सर ऑल बी आर डी ट्रू होगा ना? रुक जाओ, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा करेक्ट। हाँ, ओनली अ फ्यू का डायग्राम बता दो। ठीक है, सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं 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 दीप्ति, देखो दीप्ति ने एक पॉइंट बोला है, दीप्ति बोल रहे हैं सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत होगा दीप्ति, क्योंकि सम बी डी होना एक डेफिनेट बात है ना, क्योंकि यहाँ पर सम बी इज डी डेफिनेट दिख रहा है सब लोगों को, तो वो पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा? समझ आया दीप्ति? सम सी इज नॉट ए, सम सी इज नॉट ए ट्रू होगा निकेत। ठीक है, सोनाक्षी बता रहा हूं अभी। देखो अगर यहाँ पर ये लिखा होता है ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं? कुछ, इसका मतलब क्या होता है सोनाक्षी, कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी हो गया और कुछ ए बी नहीं, ये दोनों बातें अपने आप में सही होती है। समझ आया सोनाक्षी? खुशी कह रही है ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, समझा दीजिए। देखो खुशी, अगर मुझे इस वाले पर्टिकुलर स्टेट वेन डायग्राम में आपसे बनाना हो, तो देखो ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी ऐसा नजर आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या था कि सम ए इज बी, ओके, तो सम ए इज बी को मैंने यहां बना लिया, और क्या था सम बी इज सी, इसको यहां बना लिया, और ऑल सी इज डी सही है। अब इसके अंदर भी तो मैं ए और सी को एनिमी रख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का पार्ट तो बेटा अभी भी अलग ही अलग है ना खुशी। समझ आया? तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो अनिमेश ने बोला था कि ऑल, सॉरी अच्छा, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक, कोई डाउट किसी को? और इसमें श्रेयांश क्लियर हुआ पॉइंट, जो डाउट आप लेकर चले थे वो क्लियर हुआ? और कोई किसी को परेशानी? मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है बैंकिंग और एसएससी दोनों में? एसएससी में रिवर्स लॉग जाने के चांसेस हैं क्या? नामुमकिन नहीं ना, उसमें आपका, आप रिवर्स की बात कर रहे हो, उसमें ओनली अ फ्यू और ओनली भी नहीं आएगा। अच्छा तब तो मतलब बहुत ही आसान हो जाएगा, उसकी रीजनिंग इजी रहती है लगभग। इजी है उसकी रीजनिंग काफी। प्रीलिम्स का मैथ भी इजी आता है, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, तो एक आध आपका मतलब एक आध सेट में थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन डाल दें, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छे से तैयार है, तो आप 50 में से दोनों मिलाकर 46 47 आराम से कर लोगे। वही सर, बस जीएस नहीं हो रही, जीएस में 10 नंबर ही 12 ही नंबर ऐसे आ रहे हैं, और वही कराएगी। सही बोला था संजय, वही दिक्कत करती है। बाकी सब तो हो गया, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश भी अगर आपका वोकैब अच्छा है, मतलब इडियम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम,
तो भी आप कवर कर लोगे। आरआरबी क्लर्क का 50+ आ रहा है मेरा अभी तो। सुशांत कितने में से? 80 में से? हाँ सर 80 में से। और बढ़ाओ, क्योंकि आरआरबी क्लर्क का लेवल बेटा सबसे मतलब हाँ बोल सकते हो इजी वो लेवल कम होता है। होता है। हाँ और 70+ भी जाती है कट ऑफ इससे। 70+? 70+ हाँ। की बात कर रहे हो? गुजरात इस बार गई थी हाँ? 79.5 80 में से। हमारे महाराष्ट्र की तो सर 69 या 68 के आसपास होती है। अच्छा, आप महाराष्ट्र से हो? हाँ महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र के कौन से एरिया से हो? 69 पुणे से हूँ सर। अच्छा, आप पुणे के रहने वाले हो। महाराष्ट्र से तो मैं महाराष्ट्र में हाँ। मैं 5 साल रहा हूँ अपनी लाइफ के। महाराष्ट्र में कहाँ पे सर? सोलापुर। मैं सोलापुर यूनिवर्सिटी से सोलापुर मैंने में? बीटेक किया था। हाँ, सोलापुर यूनिवर्सिटी से। हाँ वहाँ पे हो क्या सर? एक साल हमारे पुणे में पास भी में रहा ही है हूँ। हमारे। हाँ, वहां से हाँ 3.5 घंटे का रन है। हाँ अब पुणे में मैंने 1 साल जॉब किया था। हाँ सर। अच्छा सर ठीक है। पुणे तो मेरा आना होता कि और मेरी सर सिस्टर रहती है वहां पर, तो कभी देखते हैं। वहाँ पुणे में? हाँ हाँ। हाँ सर मेरा वैसे सर मैं कोल्हापुर से हूँ। मैं पुणे में अभी पुणे पढ़ाई के लिए पुणे में रह रहा हूँ अभी। ठीक है, कोल्हापुर से सोलापुर बहुत मतलब पास ही है। ठीक है। चलो आप लोगों के संग ना कुछ एनालिसिस और करते हैं सर अभी। आप हाँ बताओ। सर सर वो क्या मतलब सिलोलिज्म के या फिर वो जल्दी जल्दी के मतलब टाइम के वजह से मतलब जल्दी जल्दी करने से वजह से थोड़े थोड़े रॉन्ग भी हो जाते हैं इसके वजह से। तो उस देखो इसलिए भी थोड़ा। वो चीज तो मैं तो बोल रहा हाँ हूँ, जब आपकी तैयारी हो जाए ना तो नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करो, हाँ नॉन स्टॉप मॉक टेस्ट लगाओ। हाँ। और मैथ्स में सर थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है और थोड़ी थोड़ी अभी पढ़ाई भी नहीं है। इसमें ज्यादा स्कोर हो रहा है मतलब सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होते हैं उसमें और अप्रोक्सीमेशन होते हैं और इनइक्वालिटी का होता है थोड़ा, इसलिए मतलब मैथ्स में स्कोर हो रहा है। नहीं तो रीजनिंग में हो जाता है, या रीजनिंग में 40 में से 30 तक 30 से ऊपर ही होता है। चलो ठीक है, अभी आप लोगों के संग डिस्कस मैथ करते हैं। अभी जैसे हाँ, अभी आपका ठीक है। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का रिजल्ट आया था अभी 2 दिन पहले। हाँ महाराष्ट्र में सिलेक्शन जो हुआ है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का, वो हुआ है 76 मार्क्स आउट ऑफ 200 पे सिलेक्शन हो हाँ गया। हाँ इतना ही कट ऑफ का रेंज गया था इस बार। मतलब आप अगर 100 में से 38 से 45 की रेंज में स्कोर लेके आ रहे हो तो आप आईबीपीएस क्लर्क बन जाओगे। और ऐसा ही कुछ कट ऑफ गया था आपका आईबीपीएस के ऊपर, 95 गया था 250 में से। ठीक है, तो मैं आपसे रेगुलरली बोलता हूँ कि हाँ मेंस का पेपर एक लेवल होता है उनका अलग, कितनी भी पढ़ाई कर लो कुछ भी हाँ कर लो। ठीक है, तो हाँ सर। अपने अपनी प्रैक्टिस पे ही फोकस रखो। और एक चीज वापस से मैं वही बोलूंगा, अगर आगे जाकर धोखा नहीं खाना इस चीज का, आपकी मेहनत बेकार नहीं है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो सिर्फ बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं और जो ऑब्वियसली एसएससी को भी टारगेट कर रहे हैं और जो बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं, उनको मैं यही बोलूंगा कि जनवरी से लेके अपना जून तक का करंट अफेयर्स बहुत तगड़ा कर लो, बहुत तगड़ा। ठीक है, क्योंकि अगर मेंस में निकालना है पेपर तो वही हेल्प करेगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बच्चों के रीजनिंग सेक्शन में 50 में से 11 नंबर, मैथ में 50 में से 15 नंबर, इंग्लिश में 40 के आसपास होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं 50 होता है, इसमें 15 नंबर। ठीक है, 15 11 15 ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उनके जीएस में 50 में से 35 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो जीएस सेक्शन ऐसा है। अनिमेश उसको रेगुलर बेसिस पर पढ़ो, 6 दिन करंट को पढ़ो। और एक चीज और, ऊपर से मत पढ़ना, ऊपर से मत पढ़ना, पेपर में एक सवाल भी नहीं मिलेगा जीएस का। हेडलाइन मत पढ़ लेना उसकी, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा बैंक में। बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है जीएस। सिर्फ करंट पे फोकस करना है बैंक वाले स्टूडेंट्स को, करंट पे। और वो करंट भी डिटेल में पढ़ना है, ऊपर से हेडलाइन पढ़ोगे तो एक भी सॉल्व नहीं होगा। सर सीजीएल में करंट और स्टैटिक का मतलब कितना वेटेज रहता होगा लगभग? एक रफ आइडिया लगाया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन 25 में से। किसके? ये करंट प्लस स्टैटिक मिलाते हैं। तो फिर बाकी बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से रहता है। हाँ तो मतलब स्टैटिक एक तरीके से वही हो गया ना। हाँ तो करंट के 10 और 15 उससे। हाँ, बोलो संदीप। के पेपर्स मींस मैंने देखे ना जीएस के प्रीलिम्स के, तो मोस्टली सर 10 to 15 मिनट्स
करंट स्टैटिक मिक्स आता है, आई मीन वो करंट से रिलेटेड रहता है, उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करके देते हैं वो। वही अभी जो जैसे बाकी के वो pure आज current ही से में related है। हाँ, आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि बटरफ्लाई की एक नई स्पीसी फाइंड करी गई है, ठीक है, और वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर करी गई है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि अब जैसे पुणे महाराष्ट्र अगर हेडलाइन में आ गया है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेंगे। तो वो एक्चुअल में होता है क्या कि जो न्यूज में होता है वो ये स्टैटिक बन जाता है। तो अगर आप न्यूज को कम से कम, अब देखो अपना अपना तरीका होता है, डिटेल में पढ़ना चाहिए डेली की हेडलाइंस को कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटा पढ़ना है करंट, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में यार मैं बता रहा हूँ ना, रीजनिंग कितने भी स्ट्रॉन्ग हो सब बेकार हो जाती है, सब बेकार हो जाती है आपका, अगर आपका जीएस बिल्कुल बेकार है तो मेंस में सिलेक्शन सिर्फ जीएस लाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हिमांशी कह रही है एसबीआई क्लर्क और पीओ का सिलेबस सेम होता है ना, सब सारे बैंकिंग एग्जाम्स का, एलआईसी का भी जो सिलेबस होता है वो भी सेम होता है, ठीक है संदीप। हाँ, अभी कल ही न्यूज में था कि पुणे में सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन है पुणे में। किसी हीरो हीरोइन से मिले हुए वो सर आप नहीं, मानसी कभी नहीं मिलना हुआ। बस एक बार शाहरुख खान का जो बंगला है मुंबई में उसके बाहर जो बीच है ना, उस पर हम लोग गए थे बस, और कहीं नहीं। मुझे कल का याद नहीं हो रहा अनिमेश, वो ही मैं बोल रहा हूँ कि पहले 6 दिन नोट्स बनाओ प्रॉपर तरीके से करंट के, उसको नोट्स बनाकर प्रॉपर पढ़ो, 7वें दिन पूरा हफ्ते का रिवाइज करो अच्छे से, ऐसे ही हो पाएगा काम। और सर जब पूरा मैं तो ऐसे करके जब सोच पूरा रहा हूँ कि वीकली पढ़ लो तो मंथली रिवाइज करो, मैं तो ऐसे अभी वो सोच रहा हूँ करने का कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी वगैरह ही कर लूँ। उतनी मतलब अभी तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा ना, क्योंकि वो वाला तो यार हिस्ट्री पॉलिटी तो ज्योग्राफी सोच करने से ज्यादा अच्छा करंट पे फोकस कर लो। अगर वहां पर आपके 12 सवाल भी बन गए ना 25 में से, तो आप बहुत लोगों से आगे हो गए, याद रखना। वहां पर 25 में से 15 सवाल करना सही, मतलब टॉपर जीएस सेक्शन में। सर जैसे हाँ जो आप लोग होमवर्क कराते हो वही नहीं पूरा होता है सुबह से रात तक, फिर उसकी कहाँ से टाइम निकाले करंट अफेयर्स बिल्कुल के लिए? निकालना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए। गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम में आपको क्या लग रहा है इतना आसान है? सर लॉटरी होमवर्क। की तरह है। अरे उनका कहने का मतलब ये है क्लास पीपीटी वर्कशीट होगा, हाँ वही। ओके। ठीक है। अब लॉटरी इतनी आसानी से नहीं लगती है, हाँ बस ये लॉटरी ऐसी है कि मेहनत करो जरूर निकल जाएगी, ठीक है। एक ये समझ लो कि हर सीट पे 10,000 बच्चे फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है हिमांशी, जो और लोग कर रहे हैं उससे तो अलग करना ही पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा। आप में समझदार हो कि आपको पता है कि इतना इजी नहीं है सिलेक्शन लेना। चलो, कंप्यूटर भी आता है सर मेंस में। अनिकेत कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ आता है आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में, ठीक है। सीजीएल मेन वाले मेन फोकस किस पे करें? मैथ्स पे फोकस करो, इंग्लिश पे फोकस करो, मैथ्स और इंग्लिश पे। सीरियल टायर 1 इज इन May, so when will be टायर 2 इन मेंस? ये नहीं बोल सकते प्रियंका, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है टायर 1 और टायर 2 में, ठीक है। तो वो आप सर से पूछ लेना, सर आपको बता देंगे। इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कभी कभी बहुत लंबा भी खिंच जाता है। सुशांत, यहाँ पर आपकी वीकली जो क्लासेस होती हैं, एक तो आप उसे वहां से अपना कवर करो, ठीक है। सर आपको पीपीटी वगैरह प्रोवाइड करते होंगे, वहां से कवर करो। और कोई भी पर्टिकुलर एक न्यूज़पेपर लो और उसकी हेडलाइंस को डिटेल में पढ़ना शुरू करो, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है संदीप, इसके बारे में ये बात मैं आपकी रखूंगा, ठीक है, ये बात मैं आपकी रखूंगा, ठीक है। दीप्ति, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का पेपर भी आप ये समझ लो कि क्लर्क लेवल का रहेगा, ठीक है, आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट का। आप जो बैंकिंग वाले स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो ना, वो उन्हें आरबीआई ऑफिसर में वही तैयारी करनी है, बस लेवल ऊपर नीचे होता है, सिलेबस यही है, ठीक है। ठीक है, तो डाटा सफिशिएंसी आज मैंने जानकर स्टार्ट नहीं है क्योंकि नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, मैं एक फ्रेश डे से स्टार्ट करना चाहूंगा उसको।
ठीक है। बाकी आप लोगों के आपके जो भी डाउट्स हैं आप भेजते रहा करो रेगुलर बेसिस पर उमा मैम को, और आप उनको भेजते तो मेरे पास आ जाता है हल की हल, आपको सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज की यहीं पर रहने देते हैं। होपफुली जो लोगों के डाउट्स थे वो क्लियर हुए थे। ठीक है, वापस से बोलूंगा बेटा करंट पर फोकस अपना बनाए रखो। करंट एक ऐसी चीज है जो आपकी सारी मेहनत बेकार कर सकती है, मतलब अगर उस पर फोकस नहीं करोगे तो। ठीक है, तो इसलिए अपनी मेहनत को बेकार मत होने देना, करंट पे फोकस बनाए रखो, जमा रखो, रोज पढ़ो। रोज पढ़ोगे तब हेल्प करेगा। अगर 6 महीने का रट्टा मारने बैठोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, शून्य से ज्यादा। ठीक है, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रिवीजन करो, वीकली रिवाइज करो और लास्ट में मंथली रिवाइज करो। हाँ कोमल बोलो। अच्छा, आपको अगर अगले साल एग्जाम देना है तो मैं कब से पढ़ूं? देखो अगर मैं बैंकिंग की बात करता हूँ तो बैंकिंग में जो मेजोरिटी ऑफ 70% करंट आता है वो लास्ट 6 महीने से आता है, लास्ट 6 महीने से। तो कोमल अभी आप फिलहाल अपना फोकस बनाओ रीजनिंग और मैथ में। कैसे रीजनिंग और मैथ में आप 90 और 100% स्कोर कर सकते हो, उस पर अपनी नजर जमाओ, और इंग्लिश अपना वोकैब अच्छा करो। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस से जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करो, और अपनी वर्कशीट लगाओ, अपने क्या बोलते हैं आप, टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लगाओ, वीकली टेस्ट होता है उसको दो, बाकी अपनी प्रैक्टिस जमाए रखो। ठीक है, तैयारी अगर अभी से कर रहे हो बहुत अच्छा है, एक बार पेपर निकाल लोगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए समाचार यही समाप्त करते हैं। चलो फिर, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।